फाइनली हमने खत्म कहां पे किया था, देखो भ्रूणोद्भव पढ़ रहे थे हम लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस, बातें नहीं। और किसका देख रहे थे एम्ब्रियोजेनेसिस, द्विबीजपत्री का। द्विबीजपत्री का मतलब होता है डाइकॉट, और डाइकॉट का मतलब कि एक ऐसा बीज जिसको खोलने के बाद उसके अंदर फलक, आप फलक भी कह सकते हो या तो उसको फली भी कहते हैं, ठीक है। बीज की जो फली होती है, जैसे चना मटर, अगर हम उसका छिलका उतारेंगे तो कितने मिलेंगे? 2। वही चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। अब हमने क्या देखा था, कुछ ये स्थिति थी ना, इसके ऊपर कौन मिल रहे थे? निलंबक मिल रहे थे। निलंबक के सबसे ऊपर की कोशिका क्या थी? चूषण कोशिका या चूषक कोशिका, ठीक है। अब हमने इन 4 कोशिका को, जो किसके साथ जुड़ा है बच्चा? इधर निलंबक के साथ, निलंबक, सस्पेंसर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो निलंबक के साथ जो ऊपर की 4 कोशिका जुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? आधारधार, आधारधार कोशिका। जो नीचे हैं और किससे जुड़ी हैं? आधारधार कोशिका से जुड़ी है, इनका नाम है अध्याधार कोशिका, ठीक है। यहां तक की बात हमने की थी। लास्टली यहां तक में क्या क्या दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं था। शुरुआत कहां से किया था हमने? युग्मनज से किया था। कहा था कि इस युग्मनज में क्या होगा? विभाजन होगा। लेकिन पहला जो विभाजन हुआ था कैसा हुआ था? असमान हुआ था, जिसके वजह से ये युग्मनज एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका में विभाजित हुआ था। जो बड़ी कोशिका बनी थी इसका नाम था आधार कोशिका, छोटी कोशिका का नाम क्या था? भ्रूणीय कोशिका। छोटी कोशिका किसके तरफ थी? निभाग के तरफ थी। बड़ी कोशिका किसके तरफ थी? बीजांड द्वार के तरफ थी। ये बड़ी कोशिका अपने आप में विभाजन करते 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 क्या करती है? बहुत सारी कोशिका का समूह बनाती है, और इसके शीर्ष की एक कोशिका क्या कहलाती है? चूषण कोशिका। यही तो वो संरचना है, बशर्ते हमने उल्टा बनाया यहाँ पे, ठीक है। यही स्थिति थी। अब ये बचा था भ्रूणीय कोशिका। अब ये भ्रूणीय कोशिका क्या करता है? 3 दफा विभाजन करता है। एक दफा क्या करता है आपका? अनुप्रस्थ, और उसके बाद 2 बार क्या करता है? ये अनुलंबीय। जिस प्रकार कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 8 में से 4 जो निलंबक के साथ है बोल दिया आधारधार, और जो आधारधार के साथ 4 कोशिका उसको क्या बोला? अध्याधार। यही तो कहानी थी, ठीक है। अब क्या होने वाला है? इन 2 कोशिका को ही आपको याद रखना है, आधारधार को और अध्याधार को, क्योंकि यही जाकर के आगे उस पादप की पूरी संरचना बनाने वाली है। अब पादप में कौन कौन सी संरचना होती है इसको मिटा रहे हैं ना यहां पे। देखिए, ये आधारधार कोशिका आगे जाकर के ना कुछ संरचनाएं बनाएंगी। सबसे पहली संरचना जो बना रहा है इसका नाम है मूलांकुर। नाम सुना सुना सा लग रहा है क्या? दूसरा बीज पत्राधार, ये नाम सुना सा नहीं लग रहा होगा, लग रहा है? चल अच्छी बात है। इसका काम हो गया खत्म। किसका? आधारधार कोशिका का। ये आगे चल करके 2 संरचना बना रही है। सबसे पहला मूलांकुर, उसके बाद क्या बना रही है? बीज पत्राधार। ये आगे चल करके कुछ ये भी संरचनाएं बनाती। अब ये क्या क्या बना रही है देखिए। सबसे पहला बीजपत्र, दूसरा बीजपत्रोपरिक, और तीसरा प्रांकुर। इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, जैसे वो नाम कौन कौन से हैं? मूलांकुर आप जानते हैं, प्रांकुर जानते हैं, बीजपत्र जानते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है? तो मूलांकुर इस प्रक्रिया के बाद क्या बन जाएगा?
भ्रूण बन जाएगा क्या, ठीक है। अब उस भ्रूण के अंदर मिलेंगे ये 5 संरचना, ठीक है। अब ये पांचों संरचना बनाया किसने, तो नाम रखिएगा किसका, आधारधार कोशिका का। इसने ये 2 संरचना बनानी है आगे चल करके, और ये अध्याधार क्या करेगा, ये 3 संरचनाएं बनाएगा आगे चल करके, और ये पांचों संरचना मिलेगी किसमें बच्चा, भ्रूण में मिलेगी। अब भ्रूण कहां पर होगा, तो बीज के अंदर होगा। अभी बीज की हमने बातें नहीं की, तो देखेंगे बीज में कहां होगा। फिलहाल समझते हैं कि बीज के अंदर क्या मिलेगा हमको, भ्रूण मिलेगा। इस भ्रूण को बात करें तो इसमें कितनी संरचना, 1 2 3 4 5, ये पांचों बनी है यहां से, ठीक है। अब ये कैसे क्या क्या करेगी, तो बीज को जैसे ही आप मिट्टी में डालते हो उसके बाद बीज को क्या मिलती है, नमी मिलती है। नमी का मतलब भी थोड़ी बहुत पानी मिलता है। तो पानी मिलने से देखो बीज जो होता है ना वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, ठीक है। आएगा ये बात भी करेंगे कि बीज जो होता है वो हमेशा निष्क्रिय अवस्था में रहता है जब तक कि उसको पानी की मात्रा नहीं मिल जाती। जैसे किचन में आपका चना रखा होगा, मम्मी ने डब्बे में रखा होगा, जरूरत पड़ने पे खाना बनाते हैं ना, उसको रात में भिगो देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब तक आप उसको भिगोगे नहीं तब तक वो निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है। एक अवस्था का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बता देंगे शायद ल्यूटियल नहीं, छोड़ दीजिए। अब जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो बीज सक्रिय नहीं होगा। बीज सक्रिय होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बैठा कौन, भ्रूण, इसका सक्रिय नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही हम उस बीज को डाल देते हैं पानी में, जैसे ही उस बीज को पानी मिल जाता है वो बीज का आकार क्या हो जाता है, फूल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो बीज क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय कौन हुआ है बीज में, भ्रूण सक्रिय हुआ है। भ्रूण सक्रिय हुआ है मतलब कि ये पांचों के पांचों क्या हो गए, सक्रिय हो गए। अब ये पांचों से अलग अलग संरचनाएं निकलेंगी। आइए बात करते हैं क्या क्या संरचना निकलेगी। सबसे पहले मूलांकुर किसका निर्माण करेगा, मूल का, एकदम क्लियर है यहां से। प्रांकुर किसका निर्माण करने वाला है, प्ररोह का। ये प्ररोह और मूल बहुत पहले बात कर चुके हैं हम लोग। तो मिट्टी के नीचे पाया जाने वाला संरचना क्या कहलाता है, मूल। मिट्टी के ऊपर जो भी मिल रहा है, तना मिल रहा है, शाखा मिल रहा है, पत्ती मिल रही है, वो सब किसका भाग है, प्ररोह का। यानी कि मिट्टी के ऊपर जो भाग बनेगा वो कौन बनाएगा, प्रांकुर। और मिट्टी से नीचे जो भाग बनेगा वो कौन बनाएगा, दोनों का काम क्लियर हो गया। ये कौन है, बीज पत्र। बीज पत्र को अभी बात किया ना कि बीज को छीलने के बाद उसके अंदर अगर एक दाना मिले तो क्या कहलाएगा, एक बीज पत्री। 2 को मिलेगा तो 2 बीज पत्री, उन्हीं को बीज पत्र भी कहते हैं हम लोग। यानी कि बीज पत्र कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का, 2 वाला हो सकता है और 1 वाला हो सकता है। ये बीज पत्र क्या होता है, तो याद रखना बच्चा, भोजन होता है। किसका भोजन है, इस भ्रूण का भोजन है। क्योंकि ये भ्रूण जो होता है ना उस बीज के दाने के बीचों बीच है। देखो ये एक दाना इधर से, ठीक है, और ये दूसरा दाना इधर से। इसके बीचों बीच कौन मिल रहा है, भ्रूण मिल रहा है। अब सोचो कि जब ये भ्रूण धीरे धीरे क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा, ऊपर क्या बनाएगा, तना वगैरह बनाएगा, ठीक है। तो जब बनाएगा तो बनाने के क्रम में इसको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। और हमको पता है कि पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कब, जब पत्ती रहेगी। क्या पत्ती होती है क्या शुरू में, नहीं होती है ना। तो जब तक ये बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है, जब तक ये पौधा इतना लायक नहीं हो जाता है कि इसमें पत्तियां आ जाएं, सूर्य के प्रकाश से ये क्या करने लगे, प्रकाश संश्लेषण करने लगे, तब तक तो इसको भोजन चाहिए। ठीक वैसे ही अपने मनुष्य के बच्चे की तरह कि जब तक वो बच्चा कुछ खाने पीने नहीं लगता तब तक वो किस पर आश्रित है, दूध पर आश्रित है, ठीक है। तो वैसे ही जब तक ये अपना भोजन स्वयं ना बनाने लगे तब तक इसको भोजन कहां से मिलेगा, इसके बीज पत्र से मिलेगा। कभी आलू की खेती में गए हो, ठीक है। अब आलू की खेती अगर आपकी अपनी है या कहीं भी आपने देखा होगा ना, तो पहले क्या करते हैं, एक आलू को लगा दिया जाता है, वो आलू धीरे धीरे कहीं ना कहीं पौधे को जर्मिनेट करता है, पौधा बन जाता है, उसके अंदर बहुत सारे आलू हो जाते हैं। जब आलू कोड़ा जाता है ना तो देखिएगा नया आलू तो मिलेगा, उसमें पुराना वाला आलू भी मिलता है, वैसे एकदम गोल रहेगा, जैसे दबाओगे पुचुक जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब अंदर का सारा माल मसाला मटेरियल खा करके खत्म कर दिया किसने, इस भ्रूण ने, और क्या बना दिया, एक नया पौधा बना दिया। चना भी जहां पे लगाया गया है, चना, ठीक है, कचरी जो होता है ना, अभी सीजन है चने का, तो जब चना उखाड़ा जाता है ना तो देखिएगा उसके नीचे से वो पुराना वाला चना भी मिलता है, लेकिन उसमें मात्र केवल उसका क्या दिखेगा, छिलका ही दिखेगा, अंदर का सारा कुछ खा पी करके खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो बीज पत्र की बात भी खत्म हो गई कि बीज पत्र क्या है, पोषणीय पदार्थ है। अब भोजन नहीं लिखोगे, हमने आपको समझाने के क्रम में कह दिया क्या है, ये भोजन है। क्या लिखोगे कि ये पोषणीय पदार्थ है, ये पोषण है। किसका पोषण है, इस भ्रूण का पोषण है। अब कौन बचा, बीज पत्रोपरिक, और कौन बचा, बीज पत्राधार, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, इनका काम होता है ढकेलना, किसी का काम होता है नीचे ढकेलना, किसी का काम होता है ऊपर ढकेलना। अब नीचे किसको ढकेला जाएगा, जड़ को, जा भाई नीचे जा, है। ऊपर किसको ढकेला जाएगा, प्ररोह को, ताकि वो ऊपर जाए जल्दी, ठीक है। अब कैसे याद करें कि कौन किसको ढकेलता है, बीज पत्राधार किसके साथ जुड़ा है, याद रखना। क्या करता है कि मूल को नीचे ढकेलता है,
गहराई तक जाएगी उसकी जड़ें, तो क्या करेंगी, पानी को खींच करके ऊपर लेकर के आएंगी। ये क्या है, किसके साथ जुड़ा है, देखो तो जरा, परांकुर के साथ। तो ये किसको ढकेलेगा, परांकुर को ऊपर की ओर ढकेलेगा कि भाई जल्दी से ऊपर जा, पत्तियां उत्तियां बना और जल्दी से भोजन पानी का व्यवस्था कर, काम खत्म। कुछ था कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो अभी सुनो हुआ क्या है। अभी जहां पे थे हम लोग वहीं पर हैं, बस हमने इतना कुछ क्लियर किया है कि आगे जाकर के ये आधारधार कोशिका 2 संरचना का निर्माण करेगी और अध्याधार कोशिका जो है 3 संरचना का निर्माण करेगी। और ये पांचों की पांचों संरचनाएं आगे चल करके मिलेंगी किसमें, भ्रूण में मिलेंगी। ये बातें हमने की थी, ठीक है। और ये भ्रूण कहां पर मिलेगा, बीज के अंदर मिलेगा, ठीक है। और उसी बीज के अंदर ये सब कुछ संरचना मिलेगी। अब क्या हो गया, ये बीज में मिल रहा है या फिर पांचों बीज में मिल रहा है या भ्रूण में मिल रहा है? ये पांचों भ्रूण से संबंधित है, ठीक है। ये भ्रूण जो होगा 5 संरचना अपने साथ रखेगा, ठीक है। और ये सब कुछ जो भी है वो कहां पर है, बीज के अंदर है। ये हम कभी से बोल रहे हैं, अभी क्या बोले हैं, भ्रूण के अंदर ये पांचों चीजें होंगी बाबू। अभी भी कह रहे हैं कि ये संरचनाएं जो है किससे जुड़ी हुई हैं, भ्रूण से जुड़ी हुई हैं। भ्रूण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संरचना जो आगे नई पीढ़ी को लेकर के आएगी। मिलना बस केवल बीज के अंदर रखो, ज्यादा लॉजिक लगाओगे अपने टॉपिक से आउट हो जाओगे। बार बार समझाते हैं, उतना ही दिमाग में डालो जितनी जरूरत है, और छोटे से बात में ना घूमते रह जाओगे फिर फालतू का। मान लिया करोगे ऐसा हो गया, अब उसी में घुसे, ऐसा काहे हो गया, घुसे रहो, रह जाओगे वहीं पे। जब ऐसा कुछ सवाल दिमाग में आने लगे ना, तो अपने ही दिमाग से सवाल पूछो कि गुड़ मीठा काहे होता है। दिमाग कहेगा बस कर रहने दे, ठीक है। जब दिमाग कहने लगे किसी सवाल पे कि ऐसा काहे होता है, काहे होता है, काहे होता है, तो एक सवाल उसी से पूछ लो कि गुड़ मीठा काहे होता है, मरचा तीखा काहे होता है। मरचा मीठा हो सकता था, गुड़ तीखा हो सकता था, बस होता है तो होता है। दिमाग आपका मान जाएगा, समझ जाएगा बात, सवाल ही नहीं करेगा फालतू का। हाँ देखिए आगे, वो पांचों संरचना क्लियर हो गई, ठीक है। कि जो हमारे पास अभी फिलहाल अंतिम में क्या बची हुई थी, आधार धार कोशिका, और दूसरी कौन बची हुई थी, अध्याधार कोशिका। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया कि ये आगे चल करके कुछ संरचनाएं बनाने वाली हैं। वो कौन कौन सी संरचना, ये बातें भी हमने क्लियर कर ली है। बस नाम लिखते समय ना एक साथ लिखिएगा ताकि आपको क्लियर रहेगा, किसमें, बीज पत्राधार में और बीज पत्रोपरिक में। पहले से ही ध्यान में रखो, आधार धार बीज पत्राधार, हालांकि धार यहां भी है, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए खुद से। आधार धार, तो आधार धार में आपको शुरुआत कहां से करनी है, मूल से, तो मूलांकुर, और उसके बाद धार लगाए तो क्या लगा देंगे इसके साथ में, बीज पत्रा धार। ये बनाएगा खाली 2 गो संरचना, बच गया का गो, 3 गो, उसके बाद 3 गो इसके साथ लगा देना, ठीक है। अब इस दिक्कत कहां पे होती है, बीज पत्राधार में और बीज पत्रोपरिक में। तो हमेशा याद रखना कि बीज पत्राधार जिसके साथ जुड़ा है तो वो जुड़ा है किसके साथ, मूलांकुर के साथ, तो वो मूल को क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा। और बीज पत्रोपरिक किसके साथ जुड़ा हुआ है, परांकुर के साथ, तो वो परांकुर को ऊपर की ओर धक्का देगा। हालांकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, उतना जानने की जरूरत ही नहीं है आप। अब आगे देखिए, हमारे पास कुछ ऐसी संरचना बची हुई है, वापस यहीं पर है हम लोग अभी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे कौन, आधारधार और अध्याधार, ये और विभाजन करना शुरू करेंगे। और ये विभाजन करने के पश्चात जाकर के ये दोनों के दोनों मिलकर के कितनी संरचना बनाती है, 5। विभाजन करती जाएंगी और धीरे धीरे जब विभाजन करती जाएंगी तो ये 8 कोशिका जब विभाजन करेंगी तो क्या इनकी संख्या बढ़ेगी, क्या कोशिका की संख्या बढ़ेगी। और कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो क्या इनका आकार भी बढ़ेगा क्या, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अपने आकार में और स्थिति में बदलते जाते हैं। जैसे बनाना बना लीजिएगा। पहले कैसी आकृति मिली, गोलाकार, ठीक है, ये वही है
बस इसने क्या किया, विभाजन करना शुरू किया और ये आधारधार और अध्याधार धीरे धीरे विभाजन कर रही है, अपनी कोशिका की संख्या क्या कर रही है, बढ़ा रही है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे कोशिका की संख्या। ये कैसा हो गया, पहले वृत्ताकार, और विभाजन करेगा ये, और विभाजन करते जाएगा, करता जाएगा, और फाइनली जब ये परिपक्व हो जाएगा, यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसका परिपक्वन, यानी कि अब ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होकर के किसको बना देगा, ये भ्रूण को बना देगा। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने, है क्या ऐसा बुक में, थोड़ा सा होगा आड़ा टेढ़ा सा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कैसा हो जाता है, तो इसको कहते हैं हृदयाकार। ठीक है, तो ये हृदय के आकार का हो जाता है, हृदयाकार, और जब हृदयाकार की आकृति ले लेगा तो ये क्या कहलाता है, परिपक्व भ्रूण कहलाता है। इसमें कुछ नाम दिए गए होंगे, ऐसी संरचना भी आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये दोनों के दोनों इसके बीज पत्र कहला जाते हैं। फिर ये कुछ हिस्सा मूलांकुर का हो जाता है, कुछ हिस्सा प्रांकुर का हो जाता है। इस पे ज्यादा दिमाग खर्चा मत करना। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, हृदयाकार एक परिपक्व क्या है, भ्रूण है। ठीक है, बना कैसे है, तो ये वही संरचना है, बशर्ते इसमें क्या हुआ है, विभाजन करना शुरू किया, विभाजन करके पहले वृत्ताकार का रूप लिया और फाइनली जाकर के हृदयाकार का रूप ले लिया, वो कहलाता है एक परिपक्व भ्रूण। और इसी के अंदर होती हैं वो पांचों की पांचों संरचनाएं। ठीक है, अब वो आपके बुक में है, इत्मीनान से बुक में से देख करके पिक्चर बना लेना, समय बर्बाद होगा फालतू का। नेमिंग वहां पे लिखा होगा, नेमिंग देख लीजिएगा। कभी कभार बाय द वे आपके एग्जामिनेशन में दे देता है बनाने के लिए कि पिक्चर बनाइए विथ। ठीक है, तो वो पिक्चर एक दो बार आप बना करके रिवाइज कर लीजिएगा। ये वाला हिस्सा देखो, दो को पैर बनाया है ना, ये दो को पैर बताता है किसको, द्विबीज पत्र को बताता है। जब एक बीज पत्र देखेंगे तो वहां पर कितना पैर बनेगा, एक ही पैर बनेगा। फाइनली ये जाकर के खत्म हुआ आपका द्विबीजपत्री की संरचना। ये सब कुछ बुक में है, इत्मीनान से आप देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बुक में हो सकता है कि कहीं पे आपको उल्टा सीधा मिल सकता है, तो उल्टा सीधा से मतलब नहीं है, आपको ध्यान किस बात का रखना है कि कौन सी कोशिका किसका निर्माण कर रही है। ठीक है, डन। देखो बुक के हिसाब से हम लोग नहीं चलते, बुक में पिक्चर कुछ अजीब ढंग का होता है, उसको सरल करके आपके सामने रख दिया जाता है। तो बुक में भी आपको निलंबक दिया होगा, वो निलंबक हो सकता है कुछ अलग तरीके का हो, गोलाकार हो, हमने स्क्वायर स्क्वायर बनाया था, मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि निलंबक बना किससे। ठीक है, और निलंबक जुड़ा किसके साथ है, ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। पांचों की पांचों संरचना इसी के अंदर है, वो पांचों संरचना क्या करेंगी वो सब कुछ बता दिया आपको। डन है, आगे बढ़ जाएं। अब लेकर आते हैं किसको, एक बीज पत्र को। अभी बीज नहीं बना है ना, बीज ना बना दीजिएगा, अभी बीज बनाना बाकी है। अभी केवल आपने भ्रूण बनाया है, और ये भ्रूण कहां पे बना होगा, भ्रूणकोश में। याद है कि भ्रूण को पहले क्या था, अंडाशय, उस अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड। वो बीजांड कितने आवरण का था, 2 आवरण का। क्या बोला था, अध्यावरण। उसके अंदर क्या बना हुआ था, भ्रूणकोश, है ना। उस भ्रूणकोश के अंदर क्या हुआ था, निषेचन हुआ था, जिसके पश्चात क्या बना था, युग्मनज बना था। और वो युग्मनज विभाजन करते 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 फाइनली इस अंतिम वाले संरचना तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब लगे हाथों हम लोग एक बीजपत्री का भी देख के खत्म कर देते हैं। अब इस बार देखते हैं किसका, एक बीज पत्र का। कौन आवाज कर रहा है जी, किसकी बातें हो रही है? जो सवाल जवाब करना बाबू हमसे करो, आपस में करोगे तो अपने आप को भी परेशान करोगे, दूसरे को भी। देखिए अब एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं, है तो आवृत बीजी, यानी कि है ये कैसा, पुष्प वाला ही संरचना है। इसके साथ भी अभी भी ऐसी ही कहानी है। देखो ये अंडाशय, फिर क्या होगा इसका, ये बीजांड कुछ ऐसे 2 आवरण में होगा ये। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा, भ्रूणकोश। इसका भी क्या हुआ होगा, निषेचन। क्या बना होगा इसमें,
युग्मनज। ठीक है, इसके पीछे की कहानी ठीक वैसी ही है। ठीक है, अंतर कहां पे आ जाता है कि जब बीज बनता है ना तो बीज में अंतर आ जाता है कि बीज में दाने कितने होंगे 2 और इसमें कितने होंगे 1, बस इस बात का अंतर आता है। इसके पीछे की कहानी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करते हैं, इस युग्मनज को बाहर लेकर के आते हैं कि युग्मनज के साथ क्या होने वाला है। ये लो आ गया हमारा युग्मनज। कैसा है युग्मनज, द्विगुणित है, ये बात हम सभी को पता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये विभाजन करा दें, विभाजन करेगा। समान की असमान, असमान। ठीक है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका का नाम आधार कोशिका, छोटी कोशिका का नाम भ्रूणीय कोशिका। अभी भी वैसा ही चल रहा है कहानी। ये कौन है, हमारी भ्रूणीय कोशिका है, जैसा कि द्विबीजपत्री में था। ये कौन है, हमारी आधार कोशिका है। सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी कि वहां पर हमने भ्रूणीय कोशिका को रोका था, कहा था कि इसका विभाजन बाद में देखेंगे, पहले किसको देखेंगे, आधार कोशिका का। यहां भी ऐसा ही करेंगे, आधार कोशिका का देखेंगे। आधार कोशिका ने क्या किया था, लगातार विभाजन करते 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 क्या बनाया था, निलंबक। यहां भी बनेगा निलंबक। देखो ये रही हमारी भ्रूणीय कोशिका और ये रहा पूरा का पूरा निलंबक। समझे। अब सवाल यहां से क्या बनेगा कि द्विबीजपत्री में निलंबकों की कोशिका की संख्या कितनी होती है, बहुतायत होती है। यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब या तो आप इसको निलंबक कह लो या तो चूषण कोशिका कह लो, बात कहानी सब कुछ क्या है, सेम है। यहां पर क्या हो गया होगा, देखो तो एक भ्रूणीय कोशिका, इसको क्या कर दिया गया होगा, पीछे की ओर ढकेल दिया गया होगा, क्योंकि अंदर क्या मिल रहा है, भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष को लेने के लिए इसको पीछे ढकेल दिया। और निलंबक क्या करेगा, अपनी संख्या मतलब अपनी लंबाई को बढ़ाएगा और कहां निकल जाएगा, बाहर। क्योंकि बाहर भी क्या बढ़ा है, पोषण। किस रूप में, बीजांड काय के रूप में। अपने बाहर से पोषण ले रहा है, इसको पीछे की ओर ढकेल रहा है, अपनी लंबाई को बढ़ाता जा रहा है। कहानी वैसे ही है। ठीक है, अंतर क्या हुआ कि वहां पर बहुत कोशिका थी, यहां पर क्या है, केवल और केवल 1 कोशिका है। क्या नाम है इसका, निलंबक। या तो हम इसको क्या कह देते हैं, चूषण कोशिका, क्योंकि जाकर के ये चूसने का काम करेगी। किसको चूसने का काम करेगी, बीजांड काय को। ठीक है, अब कौन बचा, भ्रूणीय कोशिका। निलंबक का काम हो गया खत्म। क्या करता रहेगा, ये पोषण को लेता रहेगा। अब ये है हमारा भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका में भी क्या कराना होगा, अब हमको विभाजन करा दें। देखो हो गया इसका भी विभाजन। ये वापस से हमारी चूषण कोशिका कह लो या जो कहना है कह लो। ऊपर यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिका बनी, एक बड़ी छोटी नहीं है। यहाँ पे क्या, दोनों की दोनों एक जैसी है। ठीक है, अब इधर अंदर वाले को हम कहते हैं, जो बाहर है, शीर्ष कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग आधार कोशिका। ठीक है, अब शीर्ष कोशिका, हाँ 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 हाँ, आधार कोशिका है तो है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब देखो आधार कोशिका कौन है, जो किसके साथ जुड़ी है, निलंबक के साथ। शीर्ष कोशिका कौन है, जो किसके साथ जुड़ी है, आधार कोशिका के साथ। ठीक है, शीर्ष कोशिका आगे जाकर के 2 संरचना बनाएगा, ये आगे जाकर के 3 संरचना बनाएगा। वापस से कितनी संरचना बनेगी, 5। ठीक है, अब क्या क्या कौन कौन बना रहा है वो हम खत्म कर लें। शीर्ष कोशिका आगे जाकर के बनाने वाली है मूलांकुर। अब मूलांकुर के साथ क्या बनेगा, बीजपत्रा धार, बीजपत्रा धार। अब बाकी 3 को ही बना देगा। तीनों पता है कौन कौन बनेगा ना, 5 का काम पता है ना, खत्म हो गया एक बीजपत्री। क्या बोला था कि द्विबीजपत्री अगर पढ़ लोगे तो एक बीजपत्री में कितना समय लगेगा। अब अध्याय, ये आधार कोशिका जो है ना, आधार कोशिका को ना सबसे बेहतर ऐसा लिख लो, मध्याधार। और कंफ्यूजन दूर नहीं है, मतलब क्लियर हो जाएगा, मध्याधार। ठीक है, ये मध्याधार किसके जैसा काम कर रहा है, अध्याधार के जैसा। ठीक है, और ये शीर्ष कोशिका किसके जैसा काम कर रहा है, आधार धार के जैसा। बस सारा कहानी तो नाम के साथ ही है। नाम क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। अब देखिए एक बार समझिएगा क्या क्या हुआ था इसमें। क्या उल्टा बना दिए, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप देखो कंपेयर मत करो उससे, आप इसको सीधा सीधा कंपेयर कर रहे हो किससे, क्या चीज, उसमें बीजांड तो हमने उल्टा बनाया था, उसमें आधार नीचे है ना। हाँ तो ठीक तो है ना, नीचे ही तो है ना। अरे तो उसकी तुलना क्यों इससे कर रहे हो, नहीं वहां का अलग है सीन, यहाँ का अलग है सीन।
वहां पे क्या था कि आधार वहां पे अध्याधार सबसे नीचे था, और वहां से इसकी तुलना करोगे तो आधार धार का जैसा जो काम कर रहा है शीर्ष कोशिका ये बाहर है, ऊपर की ओर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जाके मिलो एक बीजपत्री पौधे से, ऐसा काहे कर रहे हो। तो एक बार फिर से समझा रहे हैं ना, समझिएगा। क्या था बच्चा हमारे पास, युग्मनज था, ठीक है। अब युग्मनज में देखो स्थिति खाली आपको याद रखनी है कि कौन किधर की तरफ है। अब युग्मनज में कैसा विभाजन होगा, असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन होगा तो एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका का नाम दे देंगे क्या हम लोग, भ्रूणीय कोशिका, और इसका नाम दे देंगे क्या, आधार कोशिका। अब आधार कोशिका किसका निर्माण करेगी, निलंबक का, ठीक है। और भ्रूणीय कोशिका किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करने वाली है, ठीक है। अब देखो ये जो आधार कोशिका निलंबक बनाने वाली है ना, यहाँ पे निलंबक केवल क्या बनती है, एक बड़ी सी कोशिका बनती है, वही कहलाती है इसकी पूरी की पूरी निलंबक। ये हो गई कौन, निलंबक। इसके साथ जुड़ा है कौन, भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। ये आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये हो गया पूरा का पूरा निलंबक। निलंबक क्या काम करता है हमको पता है कि ये क्या किया होगा, भ्रूण कोश से अपनी मुंडी को बाहर निकाल लिया होगा, किसको चूस रहा होगा, बीजांड काय को, अपनी लंबाई को जो बढ़ाया है, इस वजह से इसकी भ्रूणीय कोशिका कहां गई होगी, भ्रूण कोश में अंदर की तरफ गई होगी। काहे, क्योंकि अंदर भी कौन है, भ्रूण कोश है। कुल मिला जुला कर यहाँ तक पोषण ही प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर केवल और केवल एक बार क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, किसमें, भ्रूणीय कोशिका में, ठीक है। अब एक बार यदि अनुप्रस्थ होगा तो देखो कुछ ऐसा ही ना होगा, ठीक है। ये वापस इसकी कौन है, चूषण कोशिका है। अब जो ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इसमें से सबसे ऊपर वाले को क्या नाम देते हैं हम लोग, शीर्ष कोशिका, ठीक है। और इस किनारे वाले को दे देते हैं, नीचे वाले को दे देते हैं, जो किसके साथ जुड़ा है, निलंबक के साथ, मध्याधार कोशिका। बस कहानी खत्म, मध्याधार कोशिका। अब यहां पे शीर्ष कोशिका क्या कर रही है कि दो संरचना बना रही है। वो दो संरचना कौन कौन है आपकी, मूलांकुर है, और मूलांकुर के साथ साथ कौन है, बीज पत्राधार है, ठीक है। अच्छा ये ऐसा देखो, एक बात बताओ, आपके यहाँ पे भैंस है, मेरे घर पे गाय है, मेरे यहाँ पे गाय दूध देती है, आपके यहाँ पे भैंस दूध देती है, प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम किस बात पे है। एक्चुअल आपको फोकस कहां पे रखना है, दूध पे। दूध तो मिल रहा है ना, और दूसरा बात कहां पे ध्यान देना है कि दूध दे कौन रहा है। हमारे यहाँ पे गाय है तो गाय दूध दे रही है, आपके यहाँ पे भैंस है तो भैंस दूध दे रही है, बस फंडा तो ये समझना है। अब उसको रिलेट करोगे कि गैया काहे दूध दे रही है, हमारे यहाँ तो भैंसिया दूध दे रही है, ऐसा करोगे ना तो पूरा का पूरा ये सीन गड़बड़ा जाएगा कि सर यहाँ पे इस कोशिका ने काहे ऐसा बनाया। वैसा नहीं सोचना है, आपको याद क्या पे रखना है कि जो एक बीजपत्री है उसमें शीर्ष कोशिका जो है ये क्या करेगी, मूलांकुर का और बीजपत्राधार का निर्माण करेगी। बच कौन गया, मध्याधार। ये क्या करेगी, तो सब क्या बना रही है, बीजपत्र बना रही है। दूसरा क्या बना रही है, बीजपत्रोपरिक बना रही है, बीजपत्रोपरिक बना रही है। और तीसरा क्या बन रहा है बच्चा, परांकुर। खत्म हो गई कहानी। यही तो आपको अंतर समझना है द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में कि कौन किसका निर्माण कर रहा है। अंत में तो जाकर के यही 5 चीज बननी है, क्योंकि यही 5 चीज आगे जाकर के क्या कहलाएंगी बच्चा, भ्रूण कहलाएगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यही वो 5 चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे, भ्रूण से। आइए जब भ्रूण जब सक्रिय होगा, सक्रिय होगा मतलब जब इसको पानी वगैरह मिलेगा तब इसी में से ये पांचों की पांचों सक्रिय हो जाएंगी। अब पांचों अपना अलग अलग काम करेंगी। अब अलग अलग काम कौन कौन क्या करेगा, ये मूल बनाएगा, ये क्या करेगा, मूल को नीचे की ओर ढकेलेगा, ये क्या करेगा, बीजपत्र है, भोजन है, ये क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्ररोह बनने वाला है परांकुर से, ये प्ररोह को ऊपर की ओर ढकेलेगा। इतना सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए तो इसमें क्या है, बीज पत्र है जो इसको भोजन देता रहेगा लगातार। कब तक, जब तक ये पौधा इतना परिपक्व ना हो जाए कि इसमें पत्तियां आ जाएं और ये स्वयं से प्रकाश संश्लेषण न करने लगे, बस। ठीक है। अब ये मत सोचो कि सर यहाँ पे मध्याधार है तो ये क्यों बना रही है ये कोशिका, ऐसा नहीं है। अगर अंतर नहीं होता तो एक बीजपत्री को अलग नहीं करके पढ़ाया जाता आपको। मैं भ्रूण बनाया था ना, तो भ्रूण के ऊपर आपने शायद केयर किया था कि नहीं किया था। ये जो हृदयाकार हमने ऐसे कुछ बनाया था, इसके ऊपर एक हमने ऐसा रखा था, ठीक है। इसको कहते हैं ईपीफाइसिस, ईपीफाइसिस।
और ये एपिफाइसिस जो है ना, निलंबक की एक संरचना है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो निलंबक हमारा यहाँ पे बहुकोशिकीय था, उस निलंबक की एक कोशिका यहाँ पे रह गई है अभी भी, इसका नाम है क्या, एपिफाइसिस। और याद रखना कि ये एपिफाइसिस आगे जाकर के किसका निर्माण करती है, मूल गोप का। मूल गोप बोले तो रूट कैप। रूट कैप पढ़ा है ना सभी ने, मूल गोप पढ़ा है। मूल गोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी पादप है, ठीक है, ऊपर देखो ये पौधा है ऊपर, ठीक है, अब ये नीचे जो इसकी जड़ें है ना, तो जड़ का जो ये मेन रूट होता है ना, साइड साइड में और भी ऐसे जड़ें होती हैं, तो जो मेन रूट है, मेन जो जड़ है, इसके ऊपर सबसे आगे वाले सिरे पे लगा होता है एक ढक्कन के जैसी संरचना। आप बढ़िया से देखोगे तब आपको दिखता है ये, ठीक है। और इस संरचना को नाम दिया जाता है क्या, रूट कैप या मूल गोप। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जड़ कहां जाती है, मिट्टी को चीरते हुए नीचे जा रही है ना, तो चीरने के क्रम में मिट्टी से टकरा करके इसका शीर्ष वाला भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये ना टूटे इसके लिए एक संरचना होती है क्या, मूल गोप। और ये मूल गोप बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, निलंबक की अंतिम कोशिका, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, भ्रूण के साथ, ठीक है। क्या नाम है इसका, एपिफाइसिस। वहां पे लिखना भूल गया था, लिख लीजिएगा अगर आपने लिखा होगा तो, ठीक है बेटा। इसको अब टेंशन खत्म हो गया आप लोगों का। जितना टेंशन था यहीं तक था, अब खत्म। अब इसको भी मिटा देते हैं। भ्रूणोद्भव खत्म कर लिया हमने, भ्रूण का निर्माण कर दिया। और ये सब कुछ कहानी कहां पे देखें जरा हम लोग, ये भ्रूणकोश, ठीक है। और इस भ्रूणकोश के अंदर कहीं ना कहीं आपने फाइनली क्या बना चुके हैं हम लोग, ऐसा भ्रूण बना चुके हैं, ठीक है। इस भ्रूण के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं मिलेंगी, चाहे वो एक बीजपत्री का हो या द्विबीजपत्री का। ये सब कुछ कहानी हो चुकी है, ठीक है। ये सब कुछ कहानी कब हुई है, निषेचन के बाद, ठीक है। निषेचन हुआ, युग्मनज बना, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, निषेचन पश्च घटना पढ़ रहे थे। निषेचन पश्च घटना में आपने क्या पढ़ लिया, तो भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस, हमने भ्रूण का निर्माण कर लिया। अब आपसे ना एक सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल क्या है कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, यदि कहीं पर लैंगिक जनन हो रहा है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, नहीं। जब आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में भ्रूण भी रहेगा, युग्मनज भी रहेगा ऑप्शन में, और एक ऑप्शन रहेगा उसमें बीज, और एक ऑप्शन रहेगा फल। तो याद रखना कि लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है पादपों में, वो क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। इसका आंसर एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसा सवाल पूछता ही है। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बच्चा, बीज। और बीज ही क्यों होता है, इसके पीछे का कोई लॉजिक है किसी के पास, कि बीज को ही हमने अंतिम उत्पाद क्यों कहा है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना। लैंगिक जनन का मतलब क्या है, मेरा स्टेटमेंट सुनो। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि 2 अगुणित कोशिकाओं का आपस में जुड़ना और क्या बनना, एक द्विगुणित संरचना बनना। ये होता है लैंगिक जनन की परिभाषा कह लो, या जो आप समझ लो कि लैंगिक जनन का मतलब यही होता है कि जब 2 अगुणित कोशिका आपस में जुड़ेगी ना, तब कहते हैं क्या, उसको लैंगिक जनन। अगर ना जुड़ा, ना फ्यूजन हुआ तो ये लैंगिक जनन नहीं है, ठीक है। और जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज जब बन जाएगा तो ये युग्मनज क्या करेगा, भ्रूण बनाएगा। और जैसे ही भ्रूण बन जाएगा ना, अब तनिक यहां देखो तो ये बाहर से कौन है जो अंडे के जैसा है, अंडाशय। ये कौन है, बीजांड, ठीक है। और निषेचन जैसे ही कंप्लीट होगा, निषेचन कंप्लीट हुआ, अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, भ्रूणोद्भव स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली जैसे जैसे भ्रूण बनता जाएगा वैसे वैसे ये बीजांड किस में बदलता जाएगा, बीज में बदलता जाएगा। और बीज तभी बनता है कि जब निषेचन होता है
तब बनता है, बिना निषेचन के बीज नहीं बन सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है कि दो अगुणित कोशिका का आपस में जुड़ जाना। तो लैंगिक जनन में फाइनली क्या हो जाता है, निषेचन। और निषेचन होगा तो क्या बनेगा, बीज बनेगा। इस बात की 110% की गारंटी होती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बच्चा कि लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कौन होता है, बीज होता है। याद रहेगा ये, ठीक है। चलो लैंगिक जनन हो गया तो इसका बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। और इसका जो ये अंडाशय है ना, ये बदलना शुरू हो जाएगा किसमें, फल में। यानी कि अंडाशय से क्या बन जाएगा, फल। बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। चलो लैंगिक जनन पूरा का पूरा इसमें देख लिया हमने। अब अंत में क्या बना दिया हमने, बीज बना दिया। और क्या बना दिया, फल बना दिया। बीज किससे बनाया, बीजांड से। फल किससे बनाया, अंडाशय से। आगे की कहानी देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा हम लोग बीजांड की और बीज की, ठीक है। अब ये बात तो नहीं बतानी पड़ेगी कि बीज कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। किस आधार पे, उनके अंदर उपस्थित बीज पत्र के आधार पे। बीज पत्र की संख्या 2 हुई तो द्विबीजपत्री, 1 हुई तो एक बीजपत्री। चाहे एक बीजपत्री हो या चाहे 2 बीजपत्री हो, मिलेगी कितनी संरचना, 5। और वो पांचों कहीं ना कहीं भ्रूण को आगे जाकर के विकसित करेगी और एक नए पादप को जन्म देगी या निर्माण करेगी, ठीक है। देखिए ये जो बीज है ये बनी है बच्चा किससे, बीजांड से, ठीक है। और बीजांड में कितने आवरण थे, 2, ठीक है। एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आवरण किसके, बीजांड के 2 आवरण क्या करने वाले हैं, देखिए कि इस बीज के बना देंगे 2 आवरण, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसी बीजांड से क्या बना है, बीज बना है। बीजांड में कितने आवरण थे, 2 आवरण। तो बीज में भी कितने आवरण मिलेंगे, 2 आवरण मिलेंगे, ठीक है। अब एक जो बाहर की तरफ है इसको कहते हैं टेस्टा और एक को कहते हैं टेगमेन, ठीक है। टेस्टा और टेगमेन। और ये टेस्टा और टेगमेन कौन थे बच्चा, तो याद रखना यही है वो जिनको नाम आपने दिया था अध्यावरण। याद है कि बीजांड जो है ये 2 आवरण का है, सर आपने बोला था। और इसी चीज को आपने क्या कहा था कि सर ये क्या है, अध्यावरण है। तो यही अध्यावरण आगे जाकर के आवरण बनाता है। किसका आवरण बनाता है, बीज का। कितना आवरण होगा इसमें, 2। कौन कौन, टेस्टा और टेगमेन। खत्म यहां तक की बात, ठीक है। तो हम इतना ऐसा कह सकते हैं कि बीज में कितने आवरण मिलेंगे, 2 आवरण, टेस्टा और टेगमेन। एक तीसरा आवरण वाला भी बीज मिलता है, एक तीसरा आवरण जो होगा वो भी मिलेगा, ठीक है। और तीसरा आवरण जो होगा इन दोनों के ऊपर होगा। यानी कि हम ऐसा कह दें, देखो ये एक आवरण, ठीक है, एक आवरण दिख रहा है, ये एक और आवरण इसके ऊपर और एक और आवरण। सबसे अंदर वाला कौन, टेगमेन हो गया। इसके बाहर वाला कौन, टेस्टा। और ये कौन, तीसरा आवरण। अब तीसरे आवरण का नाम याद रखना, एरिल, ठीक है। ये जो तीसरा आवरण बनता है, ये तीसरा आवरण क्या होता है कि बीजांड के ऊपर बनता है। यानी कि बीजांड के जो 2 आवरण है, टेस्टा और टेगमेन, इसके ऊपर इसके बाहर बनता है एक और नया आवरण जिसको कहते हैं तीसरा आवरण। इसका नाम होता है क्या, एरिल। अब एरिल से याद रख लेना किसको, लीची को। यानी तो लीची खाए हो सभी ने ना, लीची क्या खाया, फल खाते हैं ना उसको। सर फल खा रहे हैं हम लोग, नहीं बच्चा फल नहीं खा रहे हो आप, एरिल खा रहे हो, समझे। आप क्या खा रहे हो, एरिल खा रहे हो। यानी कि हम लीची का फल कभी खाए ही नहीं है ना। हम क्या खाते हैं, उसके बीज का आवरण खाते हैं। अब बीज का कौन सा आवरण, उसका बाह्य आवरण, यानी कि टेस्टा और टेगमेन को छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वाले को, एरिल को खा जाते हैं। बिठा दें। पता है बीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वो किस आधार पे था, बीज पत्र के आधार पे। अभी और है हमारे पास, एक और आधार है, उस आधार पर भी बीज होते हैं 2 प्रकार के। देखो
हम देख रहे हैं क्या, बीज का प्रकार। और कभी भी बच्चा यदि हम प्रकार निकालते हैं तो प्रकार निकालते हैं इसका मतलब क्या करेंगे, 2 प्रकार बताएंगे, 4 प्रकार बताएंगे, 5 प्रकार, कुछ भी हो सकता है। तो प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि ये आपके 2 प्रकार के मार्कर हैं, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। चलो, तो ये 2 प्रकार हमने बताया, इट मींस कि इसके बीच में क्या बताया हमने, अंतर बताया। और अंतर बनाने के लिए एक हमारे पास आधार होना चाहिए, बिना आधार के कभी अंतर नहीं निकाल सकते। आपने किस आधार पे बोला है, ये रंग के आधार पे। तो वैसे ही जैसे हम बीज के प्रकार की बात करें तो यहां भी क्या आएगा, एक आधार आएगा। और वो आधार किसका है, भ्रूण कोश का आधार है। याद है, इससे पहले हमने कहा था एक शब्द परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष कौन था, शांत रहना, शांत रहना, खड़ा हो जाए बच्चिए, बताओ परिभ्रूणपोष क्या है। अरे हम तो कूल पढ़ा देंगे बाबू, समझे। हाँ जी बताओ, परिभ्रूणपोष क्या है। हम तो बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। आप जी बताइए, परिभ्रूणपोष क्या है। गलत बात है, ऐसे करिएगा तो फिर गड़बड़ है। बैठो, तुम बताओ जी, नहीं पता आपको भी, बस हो गया, बैठो। सीधा सीधा कि कुछ बीजांडकाय रह जाता है, अवशोषण उनका नहीं हो पाता है, किसके द्वारा, चूषण कोशिका के द्वारा। तो इस बचे हुए शेष बीजांडकाय को क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या था, बीजांडकाय की बात की थी हमने, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, भ्रूण कोश की बात कर रहे हैं। बीजांडकाय कहां पे था, भ्रूण कोश के बाहर, है ना। अब भ्रूण कोश कहां था, भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है। अब देखो कि हम ऐसा बात कर रहे हैं कि 2 प्रकार के बीज हैं। एक बीज को कहते हैं एल्बुमिनस बीज, एल्बुमिनस, और दूसरे को कहते हैं गैर एल्बुमिनस। ठीक है। अब एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसा बीज, जिसमें सीधा सीधा लिख देते हैं, थोड़ा बहुत भ्रूणपोष बचा है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बीज जो बीज बनने के क्रम में 2 जगह से पोषण ले रहा था, पहला बीजांडकाय से और दूसरा कहीं ना कहीं अपने अंदर भ्रूण पोष से, ठीक है। तो अगर किसी में बीजांडकाय रह जाएगा तो उसको हम वहीं पे नाम दे देते हैं क्या, परिभ्रूणपोष। अभी हम क्या कह रहे हैं कि चलो अगर कोई ऐसा बीज बन रहा है जिसमें बीज बनने के दौरान ये पोषण ले रहा था, किससे पोषण ले रहा था, भ्रूणपोष से, और यदि इसके अंदर भ्रूणपोष थोड़ा बहुत बच गया है ना, तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं, एल्बुमिनस बीज कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष पूर्ण रूप से खत्म हो गया, यानी कि पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है, तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं हम लोग, गैर एल्बुमिनस, ठीक है। अब ये गैर एल्बुमिनस में जितने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, आप लिख दीजिएगा। और इस एल्बुमिनस में याद रख लीजिएगा गेहूं, मक्का, बाजरा, ये 2-3 को नाम याद रख लीजिएगा कि इनमें थोड़ा बहुत भ्रूणपोष रह जाता है, ठीक है। बाकी आप जितना एग्जाम्पल इधर देना चाहो खुद से दे देना। हुआ खत्म ये एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस।